आज यहाँ पे हम देखने वाले हैं यूनिट 5 जो यहाँ पे रहेगी न्यूक्लिक एसिड्स। अब देखिए न्यूक्लिक एसिड्स हमारे क्या होते हैं, इनको इस लेक्चर में डिटेल में हम देखने वाले हैं। तो सब्जेक्ट हमारा अब चल रहा है बायोकेमिस्ट्री डी फार्मा सेकेंडरी का। देखिए इसके अंदर जो हमारी यूनिट 4 थी तो इसमें एक लेक्चर अभी अपलोड नहीं हो पाया, वैसे बन तो गया लेकिन वो इसकी दिक्कत हो गई थी, इस वजह से वो अपलोड नहीं हो पाया। तो इसको हम कोशिश करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रहेगा वो यहाँ पे इसी पे रहेगा। जो हमारे टेस्ट होते हैं साथ में जो फंक्शन होते हैं लिपिड्स के लेक्चर हमारा इसमें रहेगा, बाकी इसके लेक्चर हमने अपलोड कर दिए हैं। तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड्स। देखिए हमारी जो यूनिट है न्यूक्लिक एसिड्स वाली काफ़ी ज़्यादा आसान और इजीली आपको समझ में आ भी जाएगी और इतनी लेंथी भी नहीं है। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे इसी वीडियो लेक्चर के अंदर पूरी यूनिट आपकी डिस्कस करने की। लेकिन देखिए कभी कभी क्या होता है, जो आसान यूनिट्स होती है वो भी आपके लिए हार्ड हो जाती है। इसका रीज़न क्या होता है, आप उसको हल्के में ले लेते हैं, अच्छे से नहीं समझते, इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में आ जाती है और आप उसको वहाँ पे नहीं लिख पाते हैं। तो अच्छे से समझिए जिससे आपको अच्छे समझ में आए और इजीली आप उसको लिख सके। तो इस यूनिट के अंदर हम क्या क्या देखेंगे, फर्स्ट हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड्स हमारे क्या होते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम पूरिन देखेंगे, साथ में पाइरीमाइड एंड बेसिस, ये आगे आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स और साथ में न्यूक्लियोटाइड्स विद एग्जांपल, और इसमें स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जिसमें वेस्टर्न एंड क्रिक मॉडल हम देखेंगे, साथ में आरएनए का स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन। सारा मटेरियल हमारे इस यूनिट के अंदर रहने वाला है। चलिए यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं न्यूक्लिक एसिड्स हमारे क्या होते हैं। तो देखिए हमारे जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं इन्हीं को यहाँ पे डीएनए और आरएनए के नाम से भी हम जानते हैं। अब डीएनए और आरएनए आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, कहाँ पे आपने पढ़ा था, तो देखिए आपने 11th और 12th क्लास में पढ़ी होगी बायोलॉजी, वहाँ पे आपने डीएनए डिटेल में पढ़ा होगा और साथ ही में इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ा होगा, आरएनए भी आपने पढ़ा होगा और इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ा होगा। तो आपके लिए इतना न्यू यहाँ पे नहीं है, आप पहले से इसको जानते हैं, बस इतना है कि थोड़ा सा टाइम हो गया है। तो अच्छे से हम इसको देखेंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम में आपसे या तो डीएनए और आरएनए पूछेगा, साथ में आपसे न्यूक्लिक एसिड्स पूछेगा। तो न्यूक्लिक एसिड्स के एक तरह से टाइप हम इसको कह सकते हैं, किसको, डीएनए और आरएनए को, मतलब न्यूक्लिक एसिड्स ही हमारे ये होते हैं। अब फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन। अब देखिए यहाँ पे जो पूरा टॉपिक हम देखने वाले हैं इसको यहाँ पे साथ में एक एग्जांपल भी हम देखेंगे। ये जो हमारा एग्जांपल यहाँ पे रहेगा इसके थ्रू आप क्या करेंगे, इजीली इसको समझ लेंगे ये हमारा एक्चुअल में होता क्या है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स। देखिए हमारे जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं क्या होते हैं, ये हमारे पॉलीमर्स होते हैं दैट कंसिस्ट ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लिक एसिड्स हमारे क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं जो कंसिस्ट बने होते हैं किस चीज से, पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमराइजेशन से यहाँ पे कौन बनता है, हमारे न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं। हमें सिर्फ इतना पता चला है कि यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमराइजेशन से न्यूक्लिक एसिड्स बनना है, लेकिन एक चीज यहाँ पे हमें भी समझनी है, हमारे न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। देखिए न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे हम समझ जाएंगे, न्यूक्लिक एसिड इजीली समझ में आ जाएगा क्योंकि पूरी ही यूनिट के अंदर इसका काफी अहम रोल होने वाला है। अब हम इसको समझेंगे इस रफ वर्क के बेस से, तो आपको नहीं लिखना है, ओनली हम आपको इसको समझा रहे हैं, आपके नोट्स वगैरह में इसको हम नहीं देंगे। तो देखिए हमने अभी डेफिनेशन में आपको बताया हमारे क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स पॉलीमर होते हैं जिनको डीएनए आरएनए भी हम कहते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमराइजेशन से क्या हो रहे हैं, ये बन रहे हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स हमारा क्या होता है, तो नॉर्मली हम देखें तो न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमराइजेशन कैसे होता है, इस तरह से हमारा ये जुड़ते रहते हैं, एक चेन बन जाती है जिससे जो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो बन जाते हैं। अभी न्यूक्लियोटाइड्स हमारे क्या होते हैं, तो देखिए ये होता है हमारा एक ग्रुप। हम इसको ग्रुप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे हमारे सब ग्रुप होते हैं। जैसे नाइट्रोजनस बेस होता है, साथ में यहाँ पे पेंटोस शुगर भी होता है इसमें, साथ में फॉस्फेट ग्रुप भी होता है। तो ये सब चीज़ें मिलकर क्या बनाती है, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स बनाती है। न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमराइजेशन होता है, न्यूक्लिक एसिड्स बनता है। तो इतना आई थिंक अभी तक आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पे एक डाउट आपके माइंड में आना चाहिए, आप अच्छे से इसको पढ़ रहे हैं तो देखिए न्यूक्लिक एसिड्स तो हमारे बन जाए किससे, न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमराइजेशन से, लेकिन ये यहाँ पे कैसे कंफर्म होगा कि डीएनए बनेगा या आरएनए बनेगा। होते हमारे दोनों न्यूक्लिक एसिड्स हैं लेकिन इनके जो स्ट्रक्चर है वो भी डिफरेंट मिलेंगे, आगे उसमें और देखने को मिलेगा। साथ में इनके बॉडी में वर्क भी थोड़े हमारे डिफरेंट होते हैं, लगभग सिमिलर ही होते हैं लेकिन कुछ तो डिफरेंट होते हैं क्योंकि दोनों हमारे अलग होते हैं। हमारा जो आरएनए होता है ये डीएनए से बनता है और जो आरएनए होता है बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस में भी यूजफुल होता है। इसको हम आगे देख लेंगे, अभी फिलहाल आप ये समझिए कैसे हम पता चलेगा डीएनए आरएनए कैसे बन रहा है। तो देखिए हमारे जो ये ग्रुप है, ये हमारे जो 2 यहाँ पे ग्रुप है, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर, इसी इन दोनों के ऊपर डिपेंड होता है आरएनए बनेगा या डीएनए बनेगा। अब ऐसा हम यहाँ पे क्यों कह रहे हैं, तो हमारी नाइट्रोजनस बेस होती हैं, आगे वैसे हम इनको डिटेल में देखेंगे, हमारे सिलेबस में पूछी गई पूरिन और पायरिमिडिन्स। तो हमारी जो पूरिन्स होती है इसमें हमारा एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साथ में पायरिमिडिन्स जो होती है हमारा यहाँ पे साइटोसिन होता है, यूरेसिल और थाइमिन होता है, इनको भी आगे हम
देखेंगे। तो देखिए इसके अंदर अगर क्या बनना है, यहाँ पे डीएनए बने, किस तरह से बनेगा, तो पेंटोस शुगर के अंदर यहाँ पे डीऑक्सीराइबोस अगर हमारा यहाँ पे लिया जाएगा, साथ में इसके अंदर से लिया जाएगा हमारा थाइमिन। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है ओनली डीएनए में पाया जाता है। जो हमारा थाइमिन है ओनली डीएनए में पाया जाता है, ये आरएनए के स्ट्रक्चर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो हमारा नाइट्रोजनस बेस से देखिए इसका कोई यहाँ पे इतना अहम रोल नहीं है। जो हमारा नाइट्रोजनस बेस है इसके अंदर से हमारा ओनली थाइमिन लिया जाए और साथ में इसमें से डीऑक्सीराइबोस लिया जाए और इसके जो न्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्म में इसको यूज किया जाए ग्रुप की फॉर्म में पॉलीमराइजेशन करके, तो यहाँ पे बनेगा डीएनए। तो इतना आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे डीऑक्सीराइबोस और यहाँ से थाइमिन। अब इसके दूसरे हम देख लेते हैं आरएनए की हमारी फॉर्मेशन एक तरह से कब ये बनेगा, पॉलीमराइजेशन के थ्रू। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन बेस से यहाँ पे जब आरएनए लिया जाता है, साथ में यहाँ से हमारा राइबोस लिया जाता है। डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म आई थिंक आप जानते होंगे, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं जिससे और क्लियर हो जाए। तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और आरएनए के होते हैं राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे जो डीऑक्सी लग रहा है ये हमारा डीएनए के लिए लगता है। तो यहाँ पे राइबोस लिया जा रहा है और यहाँ पे यूरेसिल लिया जा रहा है और साथ में ये जो हमारा ये सब में कॉमन होता है। तो ये हमारा एक ग्रुप हो गया न्यूक्लियोटाइड्स और इसका पॉलीमराइजेशन बनने के बाद में बनता है आरएनए। तो इस तरह से हमारा होता है आरएनए। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको पता है डीएनए कैसे बन रहा है, आरएनए कैसे बन रहा है। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा हम इसमें आगे, क्योंकि इतना तो आपको पता चल गया। लोकेटेड इन न्यूक्लियाई ऑफ सेल। अब देखिए हमारे जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं हमारे सेल की न्यूक्लियाई में प्रेजेंट होते हैं। ये आई थिंक आपने एचपी में पढ़ा होगा डी फार्मा फर्स्ट ईयर में। चलिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स एक्ट एज ए सोर्सेज एंड कैरीज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जो यहाँ पे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आ रहा है इसको थोड़ा सा अच्छे समझते हैं। देखिए आपने काफ़ी बार देखा होगा कुछ लड़के ऐसे होते हैं या कुछ गर्ल्स ऐसी होती हैं, कुछ बॉयज़ कुछ गर्ल्स, जिनका जो फेस होता है वो उनकी फैमिली से मिलता है। जैसे कोई लड़का है उसका जो फेस है वो डायरेक्टली उसके फादर से मैच खाता है। अब ऐसा हो क्यों रहा है, या जो कोई लड़की है उसकी जो फेस है मतलब उसका जो फेस है वो किससे मैच खा रहा है, अपनी मदर से मैच खा रहा है। या पूरे खानदान के जो फेस है वो एक से हैं, मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जिससे देखने वाला पहचान ले कि हाँ भाई ये इसका भाई या बहन हो सकती है। तो इसका रीजन होता है न्यूक्लिक एसिड। मेनली जो हमारा क्या होता है यहाँ पे डीएनए होता है। तो देखिए क्या होता है हमारा जो डीएनए होता है ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है और जब एक तरह से फर्टिलाइजेशन हम कह सकते हैं मदर से उसके बच्चे में जाता है या बाप से उसके बेटे में जाता है। तो इस तरह से हमारा ये होता है। तो जो एक तरह से फेस मैच खा रहा है या लड़की का या लड़के का उसकी मदर से या उसके फादर से, तो वो एक तरह से न्यूक्लिक एसिड्स का वहाँ पे मेन रोल होता है। और देखिए फेस ही यहाँ पे मेन नहीं होता है, उसकी हाइट भी सेम हो सकती है उसकी फैमिली में। साथ में क्या हो सकता है कुछ बीमारियां जो मदर में चल रही हैं मदर से उसके बच्चे में जा रही हैं, तो जेनेटिक रूप से हो जाती हैं। डीएनए का वहाँ पे एक अहम रोल होता है न्यूक्लिक एसिड्स का। तो ये होता है हमारे यहाँ पे इस जो हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है इसका मतलब है। इतना आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। न्यूक्लिक एसिड्स हमारे न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन से बनता है, सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है और साथ में न्यूक्लिक एसिड एक्ट करता है एक सोर्स के रूप में, साथ में कैरीज करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अब आगे इस यूनिट में इतना कुछ समझने वाला नहीं है, मेन हमारा यही था जो आपने समझ लिया। आगे की यूनिट हमारी काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगी। तो टाइप्स हम इसके देख लेते हैं। हमारे 2 टाइप होते हैं, हमने आपको बता दिए। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड ये डीएनए की फुल फॉर्म होती है। कभी कभी क्या होता है ना मल्टीपल क्वेश्चन में ओनली आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो इसको माइंड में रखें। आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोस न्यूक्लिक एसिड्स। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं एलिमेंटल कंपोजिशन। देखिए किसकी कंपोजिशन है, न्यूक्लिक एसिड्स की। तो यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, साथ ही में फॉस्फोरस। अब यहाँ पे हमने आपको बता दिया नाइट्रोजन बेस जो नाइट्रोजन आप कह सकते हैं, फॉस्फोरस ग्रुप जो होता है फॉस्फोरस आप कह सकते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये थोड़ा सा आगे भी आपको पता चल जाएगा। तो इन सबसे मिलकर हमारी कंपोजिशन बनती है, मतलब बने होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। अब आगे हम देख लेते हैं यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। देखिए यहाँ पे जो हमारा पूरा ही ये मसला हो रहा है, तो ऐसे नहीं हम इसको अलग से देख रहे हैं, सारा आपके सिलेबस में। एक आध हेडिंग कभी कभी फालतू हो जाती है, उसका रीजन होता है कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए आपका टॉपिक, वरना समझ में ही नहीं आएगा। तो कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, तो इसका हम देखेंगे हमारे जो न्यूक्लियोटाइड्स है जिनके पॉलीमराइजेशन से क्या बन रहा है, हमारे यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड्स बन रहा है। तो इसकी जो न्यूक्लियोटाइड्स है इसकी कंपोजिशन कैसे होती है, ये वैसे हमने आपको एग्जांपल में बता दिया है। न्यूक्लियोटाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है हमारे बने होते हैं नाइट्रोजनस बेस से, ए पेंटोस शुगर से, साथ में फॉस्फेट। ये हमारे क्या होते हैं 3 हमारे सब ग्रुप होते हैं जिनसे मिलकर हमारा न्यूक्लियोटाइड जो होता है हमारा ग्रुप होता है जो बनता है। जैसे इसको हमने आपको यहाँ पे ये बता दिया, हमने आपको बताया ना, ये आपने समझ लिया तो आगे वाला इजीली समझ में आएगा। अब इसके अंदर हम देख लेते हैं नाइट्रोजनस बेस। आप सिलेबस से अलग इसको ना सोचें, आपके सिलेबस में जो यहाँ पे क्या पूछा है पूरिन और यहाँ पायरिमिडिन पूछा है, ये इसके अंदर ही हम स्टडी करेंगे, डायरेक्टली आपको समझ में नहीं आएंगे। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं नाइट्रोजनस बेसिस हमारी
क्या होती हैं। इन न्यूक्लिक एसिड, देखिए न्यूक्लिक एसिड के अंदर द बेसिस आर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जो हमारी क्या होती है न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उसके अंदर जो हमारी बेसिस होती हैं ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के फॉर्म में होती हैं, जो कंटेन करती हैं यहाँ पे नाइट्रोजन और साथ में कार्बन इन द रिंग, मतलब कि जो रिंग है यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस की, उसके अंदर यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन प्रेजेंट होंगे जो ये कंटेन करती हैं। किस तरह से होंगे आगे हम इसके स्ट्रक्चर भी देखेंगे। द नाइट्रोजिनस बेस आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप, तो मेनली हमारी ये टू टाइप की होती है। फर्स्ट जैसे हमारे यहाँ पे पूरिन्स हो गई, सेकंड हमारे यहाँ पायरीमिडिन्स हो गई। ये आपके सिलेबस में डायरेक्टली दी हुई है तो इसको हम देख लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा आसान है, बस थोड़ा थोड़ा में देखना हो, इतना समझने वाला इसमें कुछ है नहीं। इट कंटेन 2 कार्बन नाइट्रोजन रिंग्स इन विच वन ऑफ देम 6 मेंबर्स एंड अदर इज 5 मेंबर। देखिए क्या होता है, हमारी जो पुरिन्स होती हैं ये कंटेन करती हैं 2 यहाँ पे नाइट्रोजनस रिंग, मतलब 2 यहाँ पे इसके अंदर हमारी नाइट्रोजन रिंग होंगी, जिसके अंदर क्या होगा एक जो रिंग होगी वो 6 मेंबर वाली होगी, एक यहाँ पे 5 मेंबर वाली होगी। तो ये तो आपको पता है, आपने केमिस्ट्री पहले से पढ़ रखी है। जो 6 मेंबर वाली रिंग होती है उसको हम सीधा बेंजीन रिंग कह देते हैं। 5 मेंबर वाली जो होती है वो एक तरह से इससे थोड़ी सी छोटी टाइप में हम कह सकते हैं, आगे हम देखेंगे। इसके एग्जाम्पल जो हमने आपको बता दिए थे इसके कहाँ पे देखे थे, देखिए मैं आपको पहले बताया यहाँ पे जो हमने देखा है उससे ज़्यादा आगे हम देखने नहीं वाले। पुरिन्स में हमारे एडेनिन और ग्वेनिन, ये दो हमारे जो एग्जाम्पल है इसके अंदर हम देखने वाले हैं। इस एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको क्या बताया, ये जो हमारी नाइट्रोजनस बेस होती है जो हमारी पुरिन होती है ये हमारी क्या करती है 2 रिंग यहाँ पे कंटेन करती हैं, जो एक हमारी 6 मेंबर होती है, एक हमारी 5 मेंबर होती है। तो ये हमारी आप देख सकते हैं फर्स्ट है हमारी एडेनिन। देखिए स्ट्रक्चर वैसे आप इनको एग्जाम में ना बनाएंगे तो आई थिंक आपको नंबर थोड़े कट सकते हैं, लेकिन आप ये स्ट्रक्चर बनाएंगे आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, क्योंकि जो पुरिन वगैरह है उसका स्ट्रक्चर डायरेक्टली आपके एग्जाम में नहीं पूछा है। ओनली यहाँ पे क्या पूछा है, जो पुरिन हमारी होती है क्या होती है पायरीमिडिन बेसिस, मतलब इनके डेफिनेशन ही एक तरह से हम कह सकते हैं। स्ट्रक्चर का सीधा मतलब है आपको अच्छे से समझ में आएगा वरना नहीं आएगा। तो ये जो 6 मेंबर रिंग देखिए हमारी ये बेंजीन, आप अगर इसकी नंबरिंग करेंगे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, तो ये क्या हो गया हमारी 6 मेंबर रिंग होगी। हमने यहाँ पे नंबरिंग नहीं की हुई है, आप ऐसी समझ लो, आप नंबरिंग करना चाहें तो आप इसकी कर सकते हैं। अच्छा 5 सेकंड हमने क्या कहा, फर्स्ट होती है हमारी 6 मेंबर, सेकंड होती है 5 मेंबर। तो फर्स्ट तो 1 2 3 4 5 ये हमारी 5 मेंबर हो गई, हमारी 6 मेंबर होगी। तो इस तरह से क्या होती है हमारी, ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। इसको एडेनिन कहते हैं और इसका जो केमिकल नेम होता है आपने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिफॉर्म फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, केमिकल नेम 6 अमाइनो पुरिन क्या होता है ये नेम होता है इसका। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप स्ट्रक्चर बनाना है ओनली एडेनिन आप यहाँ पे लिखा है। इसमें सेकंड यहाँ पे हम देख लेते हैं ग्वेनिन। अब देखिए फर्स्ट हमने क्या देखा यहाँ पे एडेनिन, जिसमें एक 6 मेंबर रिंग है दूसरी 5 मेंबर है, तो ये भी हमारा इसमें सिमिलर रहेगा क्योंकि हमारा ये भी पुरिन का एग्जाम्पल है। तो 1 2 3 4 5 6 आप कहीं से भी काउंटिंग कर लीजिए, 6 मेंबर रिंग आएगा जो बेंजीन रिंग होती है हमारी, साथ में 5 मेंबर 1 2 3 4 5, तो एक 6 मेंबर एक 5 मेंबर। ग्वेनिन नाम क्यों चेंज हो रहा है, एडेनिन और ग्वेनिन जो इनके इस जो ग्रुप लगे हुए हैं इसमें, जैसे हमारे यहाँ पे NH2 लगा हुआ है या हमारा यहाँ पे NH लगा हुआ है, इस वजह से चेंज हो रहा है। तो इसका केमिकल नेम होता है 2 अमाइनो 6 ऑक्सीपुरिन, ये आप चाहे लिख सकते हैं वरना आप इसको छोड़ भी सकते हैं। अब इसमें सेकंड हमारा आ जाता है पायरीमिडिन। तो ये क्या होती है हमारी एक नाइट्रोजिनस बेस होती है, ये हमारा सेकंड टाइप होता है, फर्स्ट पुरिन सेकंड पायरीमिडिन। 6 मेंबर कार्बन नाइट्रोजन रिंग। तो हमारी जो पायरीमिडिन होती है ये बेंजीन से मैच खाती हुई होती है। कैसे होती है, मतलब ये 6 मेंबर यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन रिंग होती है। एट द फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन इट कंटेन नाइट्रोजन। देखिए समझने वाला पॉइंट है, हमारी 6 मेंबर रिंग होती है बिल्कुल बेंजीन की तरह, लेकिन डिफरेंट इसके अंदर क्या आ रहा है, ये हमारी कार्बन नाइट्रोजन रिंग होती है और साथ ही में इसके अंदर जो हमारी फर्स्ट पोजीशन है और साथ ही में यहाँ पे थर्ड पोजीशन है, यहाँ पे क्या होता है नाइट्रोजन लगा हुआ होता है। अब चलिए इसी को यहाँ पे हम समझते हैं किस तरह से। जैसे एग्जाम्पल में इसके साइटोसिन आ जाएगा, यूरिसिल आ जाएगा, साथ में थाइमिन आ जाएगा। अब इसमें हम कैसे कह रहे हैं कि यहाँ पे एक पोजीशन पे मतलब जो फर्स्ट है उस पे और थर्ड पे नाइट्रोजन लगा होता है। तो यहाँ पे तीनों के हमने स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। फर्स्ट होता है हमारे यहाँ पे साइटोसिन। तो देखिए इसमें जैसा आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पोजीशन है इसकी नंबरिंग हमने की हुई है फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन है इस पे नाइट्रोजन आपको दिख रहा है और साथ में थर्ड पोजीशन पे आपको नाइट्रोजन दिख रहा है, जैसा कि इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है। बाकी पूरे हमारे यहाँ पे अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन नीचे लगा हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो इस तरह से हमारा हो गया साइटोसिन। अब ये जो हमने आपको बताया ना थर्ड और फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रोजन, ये हमारे तीनों स्ट्रक्चर में यहाँ पे सेम रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप इसकी काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या है हमारा फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रोजन है और थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन है, हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन। तो इस तरह से हो गया, ये हो गया हमारे यहाँ पे यूरेसिल। और इसी तरह से हमारा सेम इसमें रहेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6।
इस तरह से हमारा इसके अंदर रहेगा, फर्स्ट पे और थर्ड पे, ये होता है हमारा थाइमिन। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जैसे आपका सिलेबस है, सिलेबस में आपसे पूछा है यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स और साथ में न्यूक्लियोटाइड्स विद एग्जांपल। चलिए इसको यहाँ पे हम देखते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स विद एग्जांपल, ये आपकी हेडिंग है। फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारी न्यूक्लियोसाइड्स क्या होती हैं। देखिए न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स, इसमें जो एक तरह से इनके सब ग्रुप होते हैं उनका यहाँ पे डिफरेंट आएगा। जैसे कि चलिए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस थी, साथ में पेंटोस शुगर, तो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप था। इन तीनों में यहाँ पे डिफरेंट आएगा। जैसे न्यूक्लियोसाइड्स इज द कॉम्बिनेशन, जो हमारे न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। और फिर नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोस शुगर। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा बन रहा था ये क्या है, एक तो हमारे यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस आ गया, साथ में यहाँ पे पेंटोस शुगर आ गया। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, जब यहाँ पे एक तरह से इनका कॉम्बिनेशन हो रहा है तो यहाँ पे बन रहा है हमारा न्यूक्लियोसाइड्स। और ये नेचर में कैसे होता है, बेसिक इन नेचर, मतलब कि नेचर में देखा जाए तो हमारे बेसिक नेचर का होता है। अच्छा, इसमें एग्जांपल हम देखें तो हमारे यहाँ पे एडिनोसिन आ गया, साथ में यहाँ पे यूरिडिन आ गया, और यहाँ पे ग्वेनोसिन आ गया, और थाइमाइडाइन आ गया। तो ये क्या होते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल होते हैं न्यूक्लियोसाइड्स के। अब इसमें एक स्ट्रक्चर भी हमने बनाया हुआ है, आप इसको बना दें, अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। स्ट्रक्चर में इतना कुछ हमें समझना नहीं है, ओनली हमें ये देखना है कि एडिनोसिन है और साथ में ये स्ट्रक्चर है किसका, जो हमारा न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं। यहाँ पे हमारा एडेनिन लगा हुआ है, जिसको हम यहाँ पे बेस भी कह सकते हैं, साथ में यहाँ पे OH है, OH है, और साथ में यहाँ पे HOCH3 है। तो इस तरह से हमारा ये स्ट्रक्चर है किसका, एडिनोसिन का। आपके ज़्यादा नॉलेज के लिए हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हुआ है। सेकेंड हम देख लेते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स। तो देखिए यहाँ पे क्या था, जो हमारी नाइट्रोजनस बेस और साथ में पेंटोस शुगर, इन दोनों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो क्या बन रहा है हमारे यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड्स बन रहा है। तो न्यूक्लियोटाइड्स में हमारा क्या डिफरेंट है, तो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होता है ये भी हमारा एक कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा न्यूक्लियोटाइड्स, तो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस भी आएगा, पेंटोस शुगर भी आएगा, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप भी आएगा। इन तीनों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है, उसके बाद बनता है हमारे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स। बाकी की प्रोसेस आपको पता ही, यहाँ पे पॉलीमराइजेशन होता है और न्यूक्लिक एसिड्स बनता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है जो हमारा न्यूक्लियोटाइड्स है ये तीनों से मिलकर बन रहा है, इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड्स नहीं है। न्यूक्लियोसाइड्स से ओनली इसके पॉलीमराइजेशन से यहाँ पे हम नहीं बना सकते न्यूक्लिक एसिड्स। तो इस तरह से हमारा ये होता है। आई थिंक इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन बेस एंड ए पेंटोस शुगर और फॉस्फेट। ये हमारा कॉम्बिनेशन होता है नाइट्रोजनस बेस का, पेंटोस शुगर का, और साथ में फॉस्फेट का। चलिए इसमें और यहाँ पे हम देख लेते हैं एसिडिक इन नेचर। तो हमारे जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं नेचर में एसिडिक होते हैं, साथ ही हमारे जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं नेचर में बेसिक होते हैं। तो ये इन दोनों में यहाँ पे डिफरेंट है। साथ में इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल हमने कुछ यहाँ पे, ये जैसे AMP हो गया, DGMP हो गया, CMP हो गया, UMP हो गया, साथ में DTMP हो गया। तो इन सभी की अपने आप में फुल फॉर्म होती है। जैसे AMP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसका हम स्ट्रक्चर भी आगे देखेंगे। साथ में यहाँ पे DGMP की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीग्वेनाइलिक एसिड। अब ये जो हमारा D है, जहाँ पे D लग रहा है समझ लीजिए डीऑक्सी आ रहा है, जो हमारा DNA के लिए आता है। तो यहाँ पे D आप लगा देंगे तो यहाँ पे DCMP हो जाएगा, DUMP हो जाएगा, DTMP यहाँ पे ये है। तो इस तरह से इसकी फुल फॉर्म बनती है। जरूर नहीं आप सारी की फुल फॉर्म लिखे, दो हमने आपकी इसलिए लिख दी जिससे आप डीऑक्सी और मोनोफॉस्फेट का थोड़ा सा डिफरेंट पता कर सके। हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है। ये किसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पे AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। जैसे हमने यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियोसाइड्स था इसमें हमने एडिनोसिन का बनाया था। अभी स्ट्रक्चर क्या है, ऐसे नहीं हम आपको डीपली जाएंगे, इसको समझाएंगे भाई किस तरह से बना। ये आपकी बायोकेमिस्ट्री और साथ में डायरेक्टली आपके सिलेबस में स्ट्रक्चर भी नहीं पूछा है, हमने इसलिए बनाया। आप इसको बनाते तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। आप छोड़ देते हो सकता है आपका आधा नंबर कट जाए या आपको ना कटे। तो हमने आपकी नॉलेज के लिए ओनली इसको बनाया हुआ है। साथ में ऑक्सीजन ऊपर आएगा, जैसे घर बनता है इस तरीके से। साथ में क्या है, यहाँ पे हमारा P हो गया, साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ में सिंगल बॉन्ड OH OH और OCH2। इस तरीके से हमारी यहाँ पे ये रिंग आएगी। आपको समझ में आ रही थी जितनी भी हमारी रिंग्स हैं, स्ट्रक्चर हैं, आप इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको अच्छे से समझ में आएंगे। प्रैक्टिस नहीं करेंगे एग्जाम में जाकर डायरेक्टली आप भूल जाएंगे, कितने भी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। तो रफ वर्क कीजिए, बना के देखिए, जितना आप ज़्यादा बनाएंगे प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। तो देखिए आपके जो यहाँ पे कंपोनेंट थे किसके, न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स के, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं विद एग्जांपल। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ DNA और साथ ही में RNA और इनके फंक्शंस। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है DNA का, साथ में इसके अंदर वेस्टर्न एंड क्रिक मॉडल भी आपका पूछा हुआ है, तो इसको भी हम देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो DNA का स्ट्रक्चर रहेगा ये तो आपका रहेगा यहाँ पे ये वाला, लेकिन यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर हमें डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा, थोड़ी सी हम थ्योरी देखेंगे। डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है स्ट्रक्चर ऑफ DNA, जो कि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे थोड़ी सी इसकी थ्योरी, जिससे इतना हमें समझ आइए स्ट्रक्चर असल में
बन कैसे रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। डीएनए या हम कह सकते हैं ए पॉलीमर मॉलिक्यूल। तो डीएनए आपको पता है हमारे न्यूक्लिक एसिड्स होता है, जो यहाँ पे पॉलीमर की पॉलीमराइजेशन से ये हमारा बनता है, मतलब न्यूक्लिक एसिड्स की पॉलीमराइजेशन से। इज मेड अप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। तो हमारी जो न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, इनकी जो मोनोमर यूनिट्स होती हैं, उसके पॉलीमराइजेशन से एक तरह से हमारा डीएनए बनता है। इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ये मोनोमेरिक यूनिट्स ये कौन सी होती हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखी हुई देखी, ये होती है इनकी फुल फॉर्म, ये होती है इनकी शॉर्ट फॉर्म। अभी आपको थोड़ी सी मैचिंग लग रही हुई, जैसे पीछे हमने देखा था एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, तो उसकी भी एएमपी होती है, यहाँ पे ये डीएमपी। तो इसका मीन्स होता है डीऑक्सी एडिनाइलेट, तो ये होती है इसकी फॉर्म। साथ में डीऑक्सी ग्वेनाइलेट, साथ में डीऑक्सी साइटाइडाइलेट और साथ में डीऑक्सी थाइमाइडाइलेट। इनके नाम थोड़े अटपट होते हैं ना, तो कभी कभी कुछ वर्ड गलत भी, मतलब लेते तो हम सही है लेकिन वो थोड़े से गलत भी हो जाते हैं, क्योंकि नाम थोड़े से अटपटे होते हैं इनके। तो इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस ना क्या करें। ये हमारी शॉर्ट फॉर्म है, हमारी फुल फॉर्म है। इसके अंदर और हम देख लेते हैं दी मोनोमेरिक यूनिट्स, जो ये हमने पीछे भी देखी हैं। हेल्ड टुगेदर मतलब साथ में होल्ड होती है, मतलब रुकी हुई होती हैं, बाई 3-5- विद डाई एस्टर बॉन्ड्स एज बैकबोन। देखिए क्या होता है यहाँ पे फोस्फोडाई एस्टर, ये क्या होते हैं हमारे बैकबोन की तरह यहाँ पे, मतलब बॉन्ड टाइप में लगे हुए होते हैं, जिससे हमारा जो डीएनए का स्ट्रक्चर है यहाँ पे ये जुड़ा रहता है। एक तरह से हम कहते हैं हमारा पूरा बनता है ये स्ट्रक्चर। अब ये किस तरह से बनता है ये अभी हम समझेंगे। देखिए ये है यहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप जो पिन लगी देख रहे हैं ना, तो हमने यहाँ पे वैसे काफी बार बनाया, थोड़ा सा हार्ड है तो यहाँ पे नहीं बन पा रहा था, हमने अलग से पेपर पे बनाया। ये इस तरह से कुछ खास यहाँ पे नहीं बनाया, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा डीएनए का ये स्ट्रक्चर होता है। तो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, जिससे आपको आप बना हुआ देखेंगे तो आप इजीली इसको बना सकते हैं। तो ये होता है हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझनी है, जैसे आप इस तरह से इसको बनाएंगे तो बन जाएगा, लेकिन इतना आसान नहीं, थोड़ी सी जो दूरी है ये आपको यहाँ पे ध्यान देनी होगी। तो ये यहाँ पे हमने आई थिंक थोड़ी सी छोड़ दी है, ये आप ध्यान दें। तो ये जो होते हैं हमारे बीच में लगे हुए, देखिए यहाँ पे हमारा एडेनिन और थाइमिन, जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था। हमारा जो होता है यहाँ पे डीएनए, अभी हम डीएनए का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो इसमें ओनली थाइमिन होता है, यूरेसिल नहीं होता है। जो आरएनए होता है इसमें यूरेसिल होता है, थाइमिन नहीं होता है। तो डीएनए का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, तो थाइमिन हमारा यहाँ पे होगा। कहाँ पे हमारा थाइमिन ये रहा। तो थाइमिन को किस हम शो करते हैं यहाँ पे टी से। अब जैसे हम फर्स्ट वाला यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे हमारा क्या है यहाँ पे एडेनिन और साथ में यहाँ पे थाइमिन। अब इसके कुछ स्ट्रक्चर में आप किस तरह से मिलेंगे, जैसे यहाँ पे एडेनिन है तो हमने कलर इससे शो किया, तो आप यहाँ पे ए कर सकते हैं। साथ में हमारा थाइमिन है, आप यहाँ पे टी कर सकते हैं, तो टी हो गया ए हो गया। चाहे तो इसमें नंबरिंग भी कर सकते हैं, आप नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से इसको बना दीजिए। अब यहाँ पे हमसे क्या हुआ है, कुछ कलर हमने मतलब जो भरने थे उसकी जगह दूसरे भर दे, इतने सारे थे तो यहाँ पे कन्फ्यूजन थोड़ी सी हो सकता है हमसे हो गई हो। तो आप कलर पे इतना ध्यान ना दें, आप ओनली स्ट्रक्चर बनाएं इस तरीके से। देखिए इनको हम कहते हैं यहाँ पे बेस पेयर्स। ये हमारे बेस पेयर्स होते हैं। जो हमारा साइड वाला ये जो हमारा दिख रहा है गोल वाला, इसको हम कहते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन, जो पीछे हमने आपको बताया, जो इनको होल्ड करके रखती है। तो यहाँ पर जो हमारी जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है हमारी, इस तरीके से घूम के आती है। इसके अंदर हमारी बेस पेयर जो होती है, ये एक तरह से मतलब इस तरीके से बॉन्ड की तरह इसको बांध के रखते हैं। ये क्या होता है, पूरा स्ट्रक्चर हमारा टिका रहता है। सपोज कि यहाँ पे बेस पेयर ही ना होंगे तो हमारा स्ट्रक्चर ही डीएनए का नहीं बनेगा। यहाँ पे शुगर फॉस्फेट बैकबोन नहीं होगी तो भी ये नहीं बनेगा। तो दोनों का यहाँ पे रोल होता है। साथ ही में यहाँ पे जो रेड वाला हमारा ग्वेनिन होता है और साइटोसिन होता है, ये इस तरीके से बॉन्ड होते हैं और इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर होता है। तो इतना ही आप इसको समझिए और बनाइए, और ज़्यादा इसमें समझने का कुछ है नहीं। अब नेक्स्ट जो हमारा पूछा हुआ है यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जिसके अंदर वेस्टर्न एंड क्रिक मॉडल हमसे पूछा है। तो ये हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। यकीन मानिए इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमने क्या किया है, जो हमारी बुक थी उससे पूरा पेज ही हमने काट के वहाँ से यहाँ पे लगा दिया है। तो बुक का जो पेपर है वो तो वहाँ पे ख़राब हो गया, लेकिन आपके यहाँ पे ये काम आ गया। अब काफ़ी हार्ड है बनाने में, काफ़ी टाइम लगता है, जिससे नोट्स बनने में दिक्कत होती है। तो हमने यहाँ पे बना दिया। अभी इस तरीके से हमारा होता है। तो इसमें डिफरेंट क्या आ रहा है, देखिए वहाँ पे हमारे बेस पेयर थे, उस तरीके से यहाँ पे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे लाइनिंग, ये होते हैं हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड। और साथ में ये जो हमारा इस तरीके से बना हुआ आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन, जो हमारी उसमें भी सिमिलर थी इसमें भी सिमिलर है, क्योंकि स्ट्रक्चर तो दोनों डीएनए के ही है ना हमारे लिए। सिर्फ क्या है क्रिक और वेस्टर्न है यहाँ पे अलग दिया है। तो ये हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ये हमारे यहाँ पे शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है। साथ में यहाँ पे कुछ जो देखिए हमने आपको पहले बताई, जो दूरी होती है ना ये आपको ध्यान करनी होती है। तो यहाँ पे 1 अप्रैल के बीच में 34 यहाँ पे अंगस्टोन की जो है डिस्टेंस यहाँ पे रहनी चाहिए। ऊपर जो यहाँ पे हमारी 20 अंगस्टोन की रहनी चाहिए, अंगस्टोन में हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आती है। तो वेस्टर्न ऑन डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल स्ट्रक्चर हमारा ये मतलब मॉडल है या स्ट्रक्चर हम इसको कह सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये हो जाता है।
तो इसमें इतना कुछ समझने वाले से है नहीं, लेकिन इसके बाद भी आपको कोई डाउट वगैरह रहता है तो आप उनसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो ये हमारा आप यहाँ पे हो गया। अब हम देख लेते हैं फंक्शन ऑफ डीएनए। क्या क्या फंक्शन होते हैं डीएनए के। देखिए हमने आपको स्टार्टिंग में आपको बताया फंक्शन थोड़ा सा इस तरीके से समझिए। डीएनए जो हमारी बॉडी में होता है, डीएनए से बनता है हमारा आरएनए, और आरएनए क्या करता है हमारी बॉडी में प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। अब प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही, प्रोटीन हमारी बॉडी में बन रही। अब प्रोटीन हमारी बॉडी में क्या करता है आप सभी को पता है, जो एक तरह से सेल्स वगैरह होते हैं हमारे भाई, वो बॉडी का निर्माण कर रहे हैं और सेल बन रही, तो प्रोटीन तो वहाँ पे एसेंशियल है। और बॉडी में काफ़ी सारी पूरी बॉडी की ग्रोथ होती है, उसमें प्रोटीन एसेंशियल होता है। तो क्या है, ये इसका एक फंक्शन है। यहाँ पे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, तो डीएनए क्या करता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का वर्क करता है। जैसे फेस वगैरह मैच खाते हैं, हाइट मैच खाते हैं, कुछ बीमारियां भी चली जाती हैं, तो इस तरह से। तो दो हमारे जो मेन फंक्शन होते हैं इसके यही होते हैं। जैसे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, डीएनए इन लिविंग बींग्स, जो डीएनए होता है किसके अंदर, लिविंग बींग्स मतलब जिंदा इंसानों के अंदर या अदर हमारे एनिमल के अंदर सर्व किया जाता है एज ए जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में इसको सर्व किया जाता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। अच्छा, सेकंड हमारा होता है यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन। जैसे हमारा जो आरएनए होता है ये किससे बनता है, हमारा डीएनए से बनता है। तो जब आरएनए डीएनए में कन्वर्ट हो रहा है, बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। व्हेन आरएनए इज फॉर्म्ड फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ये हमारा हो गया। चलिए यहाँ पे थर्ड हम देख लेते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट। इसको थोड़ा सा हम अच्छे से समझते हैं। तो आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने कभी ना कभी सीआईडी देखा होगा। पूरा तो किसी ने देखा होगा, एक दो एपिसोड कभी ना कभी देखा होगा। अगर नहीं भी देखा है तो नाम तो सुना ही होगा। तो सीआईडी क्या है, एक सीरीज है जो मोस्टली टीवी वगैरह पे चलती रहती है। आजकल तो फोन और यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा है। तो वहाँ पे होता क्या है, मेनली उसके अंदर हम देखते हैं एक इंसान किस तरीके से अपना माइंड यूज़ करके किसी का मर्डर कर सकता है, किसी को जहर दे सकता है, किसी का रेप कर सकता है। तो डीएनए का वहाँ पे क्या वर्क होता है। देखिए डीएनए फिंगरप्रिंट, अगर किसी बंदे ने किसी का मर्डर किया है, तो मान लीजिए उन्हें चाकू से मर्डर किया है, तो वहाँ पे उसका थोड़ा सा डीएनए मिल गया सीआईडी वालों को, तो वो क्या करते हैं सीधा फोरेंसिक लैब वगैरह में ले जाते हैं, उसकी जांच करते हैं और उससे डीएनए, जैसे उसकी फैमिली में किसी ने मर्डर किया है तो उसका डीएनए मैच कर लेते हैं। कुल मिला के डीएनए से वो उस चीज़ को पता कर लेते हैं। या उसका फिंगरप्रिंट रह गया तो फिंगरप्रिंट से पता कर लेते हैं। तो डीएनए क्या होता है, एक तरह से हमारा ऐसा कंपोनेंट हम कह सकते हैं, एक ऐसा सब्सटेंशियल न्यूक्लिक एसिड होता है जो हेल्प करता है यहाँ पे डिटरमाइन करने में किस चीज़ को, आइडेंटिफाई ऑफ सस्पेक्ट पर्सन। एक तरह से जो सस्पेक्ट पर्सन होता है उसको आइडेंटिफाई करने में यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंट एक अहम रोल निभाता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारे जो यहाँ पे फंक्शन है डीएनए के कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं आरएनए। तो आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। तो फर्स्ट हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे, क्योंकि आरएनए हमने बस इतना पता है कि न्यूक्लिक एसिड होता है, लेकिन असल में ये क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में भी हम देखेंगे। बाद में इसका स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन देखेंगे। आरएनए इन ए सेल इज प्रेजेंट इन अमाउंट 10 टाइम मोर देन दैट ऑफ डीएनए। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है जो हमारा क्या होता है आरएनए होता है वो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है और डीएनए से 10 टाइम ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। लेकिन ये हमारा कहाँ से बनता है, डीएनए से ही हमारा आरएनए बनता है। बिकॉज आरएनए परफॉर्म लार्ज नंबर ऑफ सेलुलर फंक्शन। जो हमारी सेल्स होती हैं वो जो अपनी फंक्शंस वगैरह करते हैं बॉडी में, ग्रोथ वगैरह सारी चीज़ हम कह सकते हैं, तो उसमें एक मेजर रोल होता है किसका, यहाँ पे आरएनए का। लेकिन वो बन तो देखिए डीएनए से है। अगर डीएनए तो आरएनए है, आरएनए है तो वो बॉडी की जो एक तरह से सेल्स में सेलुलर फंक्शन हो रहे हैं वहाँ पे हो रहे हैं। तो दोनों हमारा एक अहम रोल होता है बॉडी के अंदर। साथ में यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स फाउंड इन आरएनए, और जो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, आरएनए के अंदर, वो हमारे एएमपी होते हैं, साथ में जीएमपी होती है और सीएमपी होते हैं। ये थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे आगे आपको इनको और भी बताने की, और इसमें यूएमपी भी होता है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। तो हमें पता चल गया भाई आरएनए क्या होता है, हमारा एक न्यूक्लिक एसिड ही होता है जो हमारी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका स्ट्रक्चर देखिए हमने काफ़ी ज़्यादा सर्च करने के बाद में हमने इसको गूगल भी किया, काफ़ी बुक्स वगैरह में भी देखा, उसके बाद ये स्ट्रक्चर बनाया है। आई थिंक मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा ईजी स्ट्रक्चर आरएनए का ये इससे ज़्यादा ईजी नहीं हो सकता। तो इसको हमने थोड़ा सा कलरफुल करके बनाया जिससे आपको और भी अच्छे से ये समझ में आए। तो जो हमारा डीएनए होता है उसका जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों तरफ से यहाँ पे बॉन्डिंग होती है, मतलब ये कवर हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जो क्या होता है हमारा ये होता है, इसमें एक ही हमारा क्या होता है शुगर फॉस्फेट, जो हमारा क्या होता है बैकबोन हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो ये जो हमारे हो गया, जैसे यहाँ पे क्या हो गया हमारा जी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, साइटोसिन हो गया, साथ में यहाँ पे जो जी है ग्वेनिन हो गया, साथ में जो हमारा ए है यहाँ पे, ए की फुल फॉर्म क्या थी, हाँ एडिनिन। तो इस तरीके से हमारे कवर नहीं होता, मतलब बॉन्डिंग ये कवर नहीं होते हैं। इस तरीके से कवर हो सकते थे लेकिन आरएनए में नहीं होती। तो ये क्या है, डिफरेंट है डीएनए में और आरएनए में। और एक डिफरेंट और यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था जो हमारा डीएनए होता है
इसके अंदर हमारा थाइमिन होता है, स्टार्टिंग में हम देखा था, लेकिन इसके अंदर यूरेसिल नहीं होता है। उसी तरीके से इसके अंदर थाइमिन नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर यूरेसिल होता है। यू मीन्स यूरेसिल। आगे इसका स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे, फुल फॉर्म भी हम देखेंगे। तो ये होता है हमारा आरएनए का स्ट्रक्चर। इसमें क्या क्या होता है, हेलिक्स ऑफ शुगर फॉस्फेट, एक तरह से हमारी शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है, साथ में हमारी बॉन्डिंग होती है। जैसे यहाँ पे जी हो गया ग्वेनिन, सी हो गया यहाँ पे साइटोसिन। ये क्या है, हमारी न्यूक्लियो बेसिस है। हमने न्यूक्लियस जो हमारी क्या थी, नाइट्रोजनस बेसिस थी, वो स्टार्टिंग में आपको ये पढ़ा दी है। तो इस तरीके से हमारी ये बॉन्डिंग होती है। कलरफुल हमने क्यों की, क्योंकि हमारी जो सी है यहाँ पे साइटोसिन वो इस कलर की होगी, जी हमारी ग्वेनिन इस कलर की होगी, दोनों जगह आप देख सकते हैं। और साथ में एडेनिन जो होगी हमारी ये रेड कलर की होगी, ये हमारा जो यहाँ पे ब्लैक कलर का है। कलर सिर्फ आपको अच्छे से समझाने के लिए। तो ये हमारा हो गया राइबोन्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर। अब देखिए, वैसे तो मेनली आप इसको बना सकते हैं, लेकिन आप और भी अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे बॉन्डिंग हुई हुई है, तो इस तरीके से इन बॉन्डिंग के स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हैं। जैसे साइटोसिन, ये आई थिंक पीछे भी हमने देख ली है स्टार्टिंग में, नाइट्रोजन बेसिस के अंदर। तो ये साइटोसिन का स्ट्रक्चर हो गया। सी मीन्स साइटोसिन, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। साथ में यहाँ पे जी ग्वेनिन हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। और ए मीन्स एडेनिन, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। और यूरेसिल, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो इस तरीके से हमारे होते हैं यहाँ पे ये स्ट्रक्चर किसके, आरएनए की। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो लास्ट में यहाँ पे हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ आरएनए। अब आरएनए हमारी बॉडी में क्या वर्क करता है, तो एक तो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए से बनता है यहाँ पे आरएनए। और आरएनए क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। साथ ही हमारे जो सेलुलर फंक्शन होते हैं वो भी यही करता है, सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से थोड़ा तो आपको समझ में आ रहा होगा इसके फंक्शन। अभी हमारे ना टाइप के होते हैं, जैसे जो हमारा आरएनए होता है, हमारा एमआरएनए हो गया, आरआरएनए हो गया, साथ में यहाँ पे टीआरएनए हो गया। तो एमआरएनए की फुल फॉर्म होती है मैसेंजर आरएनए। साथ में यहाँ पे आरएनए की फुल फॉर्म होती है जो हमारा आरआरएनए होता है, तो राइबोस आरएनए। साथ में टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए। तो इस तरीके से होता है। तो हमारा जो एमआरएनए होता है, इट टेक जेनेटिक मैसेज, ये क्या करता है, जेनेटिक मैसेज को टेक करता है, एक तरह से लेता है, कहाँ से, डीएनए से, एंड हेल्प करता है इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो डीएनए हमारे क्या होता है, जो हमारा डीएनए होता है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। और हमारा डीएनए से क्या बनना है, यहाँ पे आरएनए बनना है। तो डीएनए से क्या करता है, जो आरएनए होता है ये जेनेटिक मैसेजेस को लेता है, और एक तरह से प्रोटीन सिंथेसिस में भी ये यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसमें अच्छा सेकंड यहाँ पे रह गया। तो आरआरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, इस तरीके से इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में एक अहम रोल अदा करता है। नेक्स्ट हमारा लास्ट में यहाँ पे टीआरएनए होता है। तो ये क्या करता है, इट ट्रांसफर अमाइनो एसिड, ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है अमाइनो एसिड कहाँ पे, टू द कोर्स इन्फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, जो हमारा मैसेंजर आरएनए होता है वहाँ पे। तो ये हो जाते हैं हमारे यहाँ पे फंक्शन। अब यहाँ पे यूनिट थी 5 न्यूक्लिक एसिड्स, ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब इस यूनिट के अंदर हमने एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, आपका कोई भी डाउट ना रहे। इसी वजह से आपका जो ये लेक्चर है थोड़ा सा लेंथी हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें। और देखिए, सब्सक्राइब के लिए इतना हम नहीं कहते हैं, लेकिन आप अगर चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। इससे क्या होता है, थोड़ी सी हमें मोटिवेशन मिल जाता है आपके लेक्चर्स वगैरह जल्दी प्रिपेयर करने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी डेफिनेशन होगी, बेसिस हो गए, कंपोनेंट्स हो गए, स्ट्रक्चर हो गया, इसके फंक्शंस हो गए। इसके जो नोट्स है जल्दी हमारे अपलोड हो जाएंगे वेबसाइट पे। वेबसाइट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, www.easyfarms.com। लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या सीधा आप गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए easyfarms.com। जो इजी फार्मा चैनल है, ए लास्ट का आप हटा दीजिए, वहाँ पे एस लगा के .com कर दीजिए, मिल जाएगी आपको वेबसाइट। सीधा आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। इंग्लिश में, साथ में हिंदी प्लस इंग्लिश।